केंद्र और यूपी की राजनीति में पूर्वांचल वो शब्द है जो अक्सर चर्चा में रहता है। देश के प्रधानमंत्री पूर्वांचल से सांसद हैं, यूपी के मुख्यमंत्री पूर्वांचल से हैं, यूपी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पूर्वी यूपी से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने पूर्वांचल का प्रभारी बनाया है। उन्होंने अपनी पहली नाव यात्रा भी पूर्वांचल में ही की। तो आखिर पूर्वांचल में ऐसा क्या है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां पूर्वांचल को इतनी अहमियत दे रही हैं? आज इस शो में आपको पूर्वांचल की राजनीति की ही बात समझाएंगे। कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर जाता है, जिसकी बेहतरीन मिसाल हमें पिछले लोकसभा चुनाव में देखने को मिली, जब यूपी ने न सिर्फ एनडीए की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने में बड़ी भूमिका अदा की, बल्कि पीएम मोदी को भी वाराणसी से चुनकर भेजा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही एक बार फिर तमाम सियासी दलों की नज़र यूपी पर लगी है, जहां सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश पर पकड़ बनाने के लिए तमाम सियासी दल कवायद में जुटे हैं। सबसे पहले यूपी का सियासी गणित समझ लीजिए। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, यानी बहुमत के आंकड़े का करीब 30% अकेले यूपी से आता है। यूपी राज्य बहुत बड़ा है, इसलिए भाषा बदलने के साथ साथ यहाँ के चुनावी मुद्दे और राजनीति का मिजाज भी बदलता है। इस लिहाज से यूपी को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। पश्चिम यूपी में लोकसभा की 18 सीटें हैं, जिसमें दिल्ली से लगा एनसीआर का इलाका भी आता है। राजधानी लखनऊ और उससे लगे अवध प्रदेश में 24 सीट है। बुंदेलखंड में झांसी समेत लोकसभा की 7 सीट और पूर्वांचल में सबसे ज्यादा 31 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों का बड़ा हिस्सा पूर्वांचल से आता है, इसलिए राजनीतिक पार्टियों में पूर्वी यूपी को लेकर शिद्दत देखी जाती है। पूर्वांचल का असर बिहार की सियासत पर भी होता है, लिहाजा हर पार्टी के लिए पूर्वांचल वोट का खजाना है, जिस पर कब्जे के लिए राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा देती हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में पैठ बनाने के लिए बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को वाराणसी से चुनाव लड़वाने का फैसला किया था। मोदी वाराणसी से रिकॉर्ड वोटों से जीते। इसके साथ ही पूर्वांचल की 31 सीटों में से 30 सीट एनडीए ने जीती थी। 28 सीट बीजेपी को मिली थी, जबकि 2 मिर्जापुर और प्रतापगढ़ से बीजेपी के सहयोगी अपना दल के उम्मीदवारों की विजय हुई। सिर्फ आजमगढ़ सीट पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज मुलायम सिंह यादव जीते थे। लेकिन इस बार सभी पार्टियों में पूर्वांचल जीतने की लड़ाई तेज है। इसी कवायद में कांग्रेस ने अपने तुरुप केक के प्रियंका गांधी को पूर्वांचल का जिम्मा सौंपा। कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश से कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसी संगम तट से अपनी गंगा यात्रा का शुभारंभ किया। ये गंगा यात्रा देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के संसदीय क्षेत्र फूलपुर से होकर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक पहुंची थी। समझना होगा कि प्रियंका गांधी की इस गंगा यात्रा का क्या मकसद था और इसके जरिए वो मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहती थी। पूर्वांचल में ब्राह्मण वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। एक दौर में ब्राह्मण पारंपरिक तौर पर कांग्रेस के समर्थक थे। ऐसा माना जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण समेत सामान्य वर्ग के वोटर्स को एकजुट करने और अपनी तरफ लाने की रणनीति के तहत प्रियंका को कमान दी गई है। कांग्रेस का परसेंटेज वोट बढ़ेगा, सीटें भी आएंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जिस तरह से पूर्वांचल में प्रियंका गांधी को बनाया है, इनके आने के बाद यहां लहर आ गई है। प्रियंका सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलती नजर आ रही हैं। उन्होंने प्रयागराज में गंगा में नाव यात्रा भी की, लेकिन क्या इसका असर इलाहाबाद में दिखाई पड़ेगा? सियासी तौर पर बेहद सजग माने जाने वाले इलाहाबाद जिले की फूलपुर और इलाहाबाद लोकसभा सीटों पर इस बार दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की लोकसभा सीट फूलपुर और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की लोकसभा सीट रही इलाहाबाद तमाम दलों के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। हालांकि 2014 में ये दोनों सीटें बीजेपी के पाले में गई थीं। प्रयागराज के मतदाताओं के मुद्दे क्या हैं और उन मुद्दों पर वो किस पार्टी को वोट देंगे, हमने जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की। हम इस वक्त मौजूद हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो सियासत के क्षेत्र में जहां का छात्र बेहद जागरूक माना जाता है, और इस विश्वविद्यालय ने तमाम राजनेता और प्रधानमंत्री दिए हैं देश को।
तो आज की स्थिति में आज के छात्र जो यहाँ पर हैं उनकी क्या राय है? 2019 का चुनाव आ गया है, कुछ छात्रों से हम बात करते हैं। कांग्रेस ने जिस तरीके के अपने तुरुप के पत्ते को खोला और प्रियंका गांधी को फील्ड में उतारा, उनकी आए दिन के रैलियां और लोगों से मिलना, इस तरीके से दिख रहा है कि 2014 के तो नहीं दोहराया जाएगा। कहीं ना कहीं आगे चल के एक नया रास्ता ही हमारा होगा हिंदुस्तान के लिए। हम लोग का यही मानना है कि नए चेहरे को और एक सेक्युलर चेहरा जो हमारे देश के लिए काम करे और देश को आगे ले जाए, सिर्फ जुमलेबाजी से नहीं बल्कि वास्तविक रूप पे जमीनी हकीकत में आकर के देखे और उसको ले जाए। यहाँ पर पाकिस्तान के मुद्दे पर हिंदुस्तान का इलेक्शन हो रहा है, आप अपने विकास की बात क्यों नहीं करते? हमने क्या किया है आप गिनवाइए, हमने क्या किया? हमने 2014 में क्या वादे किए थे? हमारे लिए फॉरेन पॉलिसी किसकी कितनी अच्छी है, कौन सामने खड़ा होकर बात करता है, कौन अपनी योजनाओं को कितना लागू करता है, तो तुलनात्मक रूप से अभी देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारी पिछली सरकार इसमें अच्छी रही है। रोजगार का मामला सबसे ज्यादा है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादातर बेरोजगार युवा घूम रहे हैं और अपने रोजगार को लेकर बहुत चिंतित है। इलाहाबाद सीट पर 2014 में बीजेपी के श्यामा चरण गुप्ता ने समाजवादी पार्टी के रेवती रमण सिंह को 62,000 वोटों से हराया था, लेकिन इस बार बीएसपी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और अगर 2014 में दोनों पार्टियों को मिले वोटों को जोड़ दिया जाए तो बीजेपी ये सीट हारती दिख रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं इलाहाबाद जिला न्यायालय में, हमारे साथ अधिवक्ता हैं न्यायालय के, उनसे बात करते हैं। इस समय से सब गोलमोल चल रहा है, हम चुनने के लायक नहीं है कि किसको हम लोग माने कि ये प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, क्योंकि हम जिसे भी देख रहे हैं या किसी भी सुन रहे हैं वो जुमलेबाज ही नजर आ रहे हैं, किसी की बातों में सच्चाई ही नहीं नजर आ रही है। कभी राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई सरकार में कोई है ही नहीं है। कि हर तरह कैंडिडेट चुन के ला रहे हैं। इलाहाबाद में अपने रीता जोशी को ले आए, लगता है कि इस सीट भी इलाहाबाद बीजेपी के हिस्से में जाएगी और हो सकता है कि बीजेपी फिर से रिपीट करे। बीजेपी ने इस बार रीता बहुगुणा जोशी को इलाहाबाद सीट से मैदान में उतारा है। रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हेमवती नंदन बहुगुणा जोशी की बेटी हैं, जो इलाहाबाद से कई बार सांसद रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में संगम तट पर, उसी संगम तट पर जहां हाल में कुंभ मेले का आयोजन किया गया। सरकार ने इस कुंभ मेले को दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ का नाम दिया और दावा किया कि 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु इस कुंभ मेले में पहुंचे थे। सवाल इस बात का है कि क्या इस कुंभ और यहां पहुंचने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं का संबंध इस बार के लोकसभा चुनाव से है, और अगर कोई संबंध है तो इन चुनावों पर उसका क्या असर पड़ेगा? इलाहाबाद जिले में ही फूलपुर सीट भी आती है, जहां से कभी जवाहरलाल नेहरू सांसद रहे थे, लेकिन 1984 के बाद से ये सीट कांग्रेस से इस तरह छिन गई कि आज तक कांग्रेस की वापसी नहीं हो पाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य यहीं से सांसद बने थे, लेकिन 2017 में केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम बने तो ये सीट खाली हुई और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के पास चली गई। एक तरफ समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ हैं, तो प्रियंका गांधी भी इस सीट को कांग्रेस के खाते में जोड़ने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। लेकिन लोगों का रुझान क्या है, कोई समझ में आ रहा है? बीजेपी है, बीजेपी समझ में आ रहा है। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी नहीं समझ में आ रहे? राहुल गांधी नहीं समझ में आ रहा। राहुल गांधी बोलते कुछ निकलता कुछ मुंह से। अच्छा हाँ। राहुल गांधी, आप बताएंगे, वोट डालने जाएंगे ना जी? तो कोई किसको वोट करेंगे? क्या कोई आपको लगता है कि 5 साल में मोदी सरकार ने कुछ काम किया है, उसके आधार पर वोट करेंगे? 80 साल में इतना काम नहीं हुआ है जी। देश का जितना बड़ा विकास हुआ आज तक नहीं हुआ। बस मोदी को वोट दे का है, बस और कुछ नहीं, बस मोदी को वोट देना है। आप बताएंगे? मोदी जी सीधा से। मोदी जी। आप? बीजेपी। फूलपुर से सांसद बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने आदर्श ग्राम योजना के तहत एक गांव गोद लिया था। न्यूज नेशन उस गांव में पहुंचा और लोगों की राय ली। फूलपुर लोकसभा सीट का ये जैतवारडीह गांव है, जिसे केशव प्रसाद मौर्य जब यहाँ से फूलपुर से सांसद थे उन्होंने गोद लिया था। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। ये बताएं, 2019 का चुनाव आ गया है, अब की बार किसको वोट करेंगे आप लोग? अब हम किसके बताएं, मतलब हम तो देंगे उनको, मोदी को देंगे और किसी को नहीं देंगे हम तो। भाई मोदी हमारा काम कर रहा है सही, लेकिन आगे जो है ये जो इनके नीचे वाले हैं ये खा रहे हैं, खा रहे हैं, इनको करने नहीं दे रहे हैं, उनको उनके पास खबर नहीं पहुंच रही है। मायावती भी है मैदान में। अरे मायावती तो बेचारी जीती रही तो बड़ा सुविधा दी रही, हर काम की ही रही मायावती। मुला का कहा थी मुलायम सिंह जीते रहो, जूड़ा भूरा आ जात रहन तो आदमी के खाने तक व्यवस्था करते रहन, कपड़ा लत्ता हर चीज की करते रहन है, भेजवावत रहन। इन तो जब से भैन सरकार अब क्यों कुछ हुए नहीं, जब तनी के कार्डो बना बाटे तो उहू में 20 चक्कर जाए, दस्खत दे के आवा एक दाई कही। वोट डालना है ना इस बार?
अब वोट का डाला जाए उनका रोजने नहीं लगे तो गरीब दुखिया के लगे पहुँच पावत बा तो का करा जाए उनका वो वोट दे के। योजना नहीं पहुँच पा रही, आप बताइए, आप जाएंगे वोट डालने? क्यों आप वोट देंगी? किसको देंगी? अब जेका सब दे नहीं खमहू दे और का कुछ काम किया है? कौन बताएगा किसको वोट देना है? घर वाले बताते हैं वोट किसको देना है कि ग्राम प्रधान? कौन बताता है? क्या है ग्राम प्रधान बताए, घरे वाले बताए कि घर वालों ने बताया अभी तक कुछ नहीं? किसको देंगे? कौन आपको लग रहा है कि कुछ काम करेगा यहाँ पर? किसकी लहर है? मोदी तो जरूर कुछ काम किए ने, सड़क वड़क बनवा दिए, लेकिन और चीज नहीं की है। हम लोग का पेंशन भी बंद कर दिए। हाँ। फिर भी उम्मीद है मोदी से? हाँ, उम्मीद अगर चाहेंगे तो मिल जाएगी। हम यही कह रहे हैं कि हम तो वोट मोदी के देंगे। जो काम अधूरा रुक गया है वो शायद अगर आ जाएगा तो वो पूरा करेगा। तो 5 साल तक हो रहा तो हमारा इच्छा है कि ये भी 5 साल हो रहा है, तब उसके बाद उसको देख के जनता बदले। आप बताएंगे आप किसको वोट देंगे? हमारा आदमी यही साहब। अच्छा, जिसको कहेंगे उसी? हाँ, जहाँ वो रही हूँ वही हम रह। अच्छा, जहाँ वो कहेंगे वही वोट डालेंगे। कभी खुद से नहीं सोचती किसको वोट देना? नहीं। पूर्वांचल की सियासत में अपना दल, निषाद पार्टी जैसे छोटे दलों की भी बड़ी भूमिका है। अपना दल एक बार फिर बीजेपी के साथ है। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से चुनाव लड़ेंगी। एसपी और बीएसपी का गठबंधन अनुप्रिया को कड़ी चुनौती देगा। पूर्वांचल में कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जो किसी भी बड़े दल या गठबंधन के साथ नहीं है, लेकिन चुनाव में वोट कटवा साबित हो सकती है, जिनमें राजा भैया की पार्टी शामिल है। कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल भी इस बार के लोकसभा चुनाव के मैदान में है। पार्टी ने प्रतापगढ़ और कौशाम्बी की लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। देखना होगा कि जनसत्ता दल और ऐसे तमाम छोटे सियासी दल इस चुनाव पर किस तरह से अपना असर छोड़ते हैं। अब बात पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी की। 2014 में पीएम मोदी वाराणसी से रिकॉर्ड वोटों से जीते थे। वाराणसी पीएम मोदी का लोकसभा क्षेत्र है, इसलिए वो कई बार वाराणसी दौरे पर आए और कई योजनाओं का ऐलान भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को विकसित करने के लिए 5 सालों में 42,000 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं लेकर आए, और इनमें से वो खास योजनाएं थी जो बनारस को बदलता हुआ बनारस दर्शाने के लिए काफ़ी थी। इन्हीं में से एक है वाराणसी की IPDS योजनाएं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वाराणसी की ये सड़क है जहां पर कभी बिजली के तारों का जंजाल नजर आता था, पर इस समय एक भी बिजली का तार नजर नहीं आएगा। अगर 2014 के आंकड़ों पर गौर करें तो वाराणसी में पीएम मोदी इतने मजबूत नजर आते हैं कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी के साथ आने पर उनको कोई नुकसान नहीं। यहाँ तक कि अगर कांग्रेस भी महागठबंधन के साथ मिल जाए तो पीएम मोदी हारते हुए नहीं दिख रहे। तो क्या वाराणसी के लोग एक बार फिर पीएम मोदी को चुनेंगे? हमें तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी को फिर से सरकार बनानी चाहिए, अपनी एक अच्छी और ईमानदार सरकार। जहाँ भी आप जाएंगे भाजपा के विरुद्ध ही वोट जा रहा है, क्योंकि इन लोगों के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मोदी काम किए हैं, मोदी ऐसे लोगों को अच्छा विकास बना दिए कि उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। जिसके घर में रोटी नहीं था उस घर में रोटी पहुंच गया है। करोड़ों के, जिस घर में आज 10 रुपए के लिए मांगते हैं वो करोड़ों रुपए के मालिक हो गए। अब यहाँ का वर्तमान में तो मोदी को ही जाएगा। अभी ऐसा क्यों? जो यहाँ कार्य किए हैं वर्तमान में, भविष्य में तो भाई जो हुआ था हुआ, जो वर्तमान में है उसकी वजह से वोट जेके देला वही के देव। साइकिल हाँ। क्या बात है, मोदी संतुष्ट नहीं हो? नहीं, हम लोग के लिए कुछ नहीं हो। मोदी हम लोग के लिए क्या, हम लोग का देश खराब कर दिला, हम लोग के नाश कर दिला। रोजगार से, हाल से, रोजगार से सबसे चौपट। इस बार पक्ष में तो मोदी है कि जाएगा। वोट बटा के नहीं दिया जाता है। क्या पसंद आवत तो है जो काम कर रहे हैं। किसके काम से संतुष्ट है? इस सरकार के काम से संतुष्ट है? हाँ है। वाराणसी के अलावा पूर्वांचल में आजमगढ़ सीट अहम है। आजमगढ़ से पिछली बार मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते थे। इस बार अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। आजमगढ़ सीट यादव और मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ से 2014 में मुलायम सिंह ने बीजेपी के रमाकांत यादव को करीब 50,000 वोटों से हराया था। अब अगर बीएसपी और समाजवादी पार्टी साथ हैं, तो आजमगढ़ में ये गठबंधन और भी मजबूत दिख रहा है। बीजेपी ने यहाँ अभी अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि भोजपुरी गायक और नायक दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्वांचल के सियासी समर में 2014 के शानदार प्रदर्शन को दोहराना बीजेपी के लिए इस बार अग्नि परीक्षा साबित होगी।
और अगर बीजेपी एसपी बीएसपी के महागठबंधन को मात देकर इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास होती है तो उसके लिए दिल्ली का रास्ता आसान हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।